हेलो स्टूडेंट, डीजी क्लासेस में पिछले टॉपिक में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जाना, उसका कैपेसिटेंस किस प्रकार से निकाला जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आगे बढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे पार्शली फील्ड, तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक पे हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को। तो शुरू करते हैं। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हम पार्शली फील्ड करेंगे तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और हम जो है कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में जानेंगे कि जो है उनके कैपेसिटेंस पे और भी किस तरीके से ये जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इफेक्ट डाल सकता है। वो सारी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझिएगा किस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पे प्रभाव पड़ने वाला है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। तो यहाँ पे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमने जान चुके हैं कि जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें आप देख रहे हैं दो प्लेटें ए और बी, ये दोनों पैरेलल प्लेटें हैं जिनमें इनका जो क्षेत्रफल होता है, हमें पता है कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल समान आकार की है तो इनका सरफेस एरिया जो है इक्वल होता है। इस वाले का अगर ए होगा, इस वाले पैरेलल प्लेट का सरफेस एरिया ए होगा, तो इस वाले का भी जो है सरफेस एरिया ए ही होने वाला है। तो ये दोनों प्लेटें इक्वल सरफेस एरिया की हैं और इन दोनों के बीच की जो सेपरेट डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो दूरी है प्लेटों के बीच, हम डी लेते हैं। तो इस प्रकार का समायोजन हमारा जो है कैपेसिटर पहले हमने बताया था, जिसमें दो पैरेलल प्लेटें होती हैं। पैरेलल प्लेट में हमारे पास जो पहली प्लेट होती है ए, उसको जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज देते हैं तो हमें पता है कि वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसके इंटरनल सरफेस पे जो है क्या हो जाता है, रिसाइड करता है भीतरी सतह पर। और क्योंकि इसके बाहर वाली सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आता, केवल इसके भीतरी वाली सतह पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके सामने हमने एक कंडक्टर जो है बी रखा हुआ है। तो बी कंडक्टर का हमने इसके बारे में बताया था कि जो बी कंडक्टर में नेगेटिव चार्जेस होंगे वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो है पॉजिटिव प्लेट के सामने वाली तरफ आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे क्योंकि हमने अर्थ से कनेक्ट किया था तो अर्थ से कनेक्ट होने की वजह से वो जो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है दो प्लेटें प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट चार्जेस होंगे, प्लस का एक नेगेटिव का। तो इस प्रकार का जो है समायोजन, इस प्रकार का अरेंजमेंट हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस पे हमने बताया था कि किस प्रकार से वो उसके कैपेसिटेंस का प्रभाव पड़ता है। तो ये आज हम जो है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखेंगे कि जो है इनके पे हम जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम इसकी प्लेटों के बीच रखेंगे तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये हम इसको शुरू करने से पहले इसमें देखें कि जो हम पहले इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच का जो मीडियम है, वो मीडियम इस समय आप देखेंगे एयर है, निर्वात है। तो निर्वात में हम देखेंगे कि जब ये निर्वात इन प्लेटों के बीच होता है तो यहाँ पर हमारे पास निर्वात में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है कि वो जो है प्लेट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, तो ए से बी की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है E1। तो जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, E1 है। तो ये हम जानते हैं, हम पहले बता चुके हैं कि जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है निकलती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो ये जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसको पैरेलल लाइन से हम दिखाते हैं। तो E1 एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और ये इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस एयर वाले मीडियम में, तो हम उसमें देखें कि जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो निर्वात सबसे पहले हम इसमें निकालें कि निर्वात यानी इसको हम निर्वात कह लें या हम इसको जो है वायु कह लें। तो निर्वात या वायु में हम क्या निकालें, वैद्युत क्षेत्र निकालें, इसका वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो इसको हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 से हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इजकल टू, आप देखेंगे E1 इजकल टू, हम इसको बता चुके हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस
से हम डिनोट करते हैं। इसकी जो निर्वात में जो वैद्युतशीलता होती है उसको हम साइलेंट जीरो एप्सिलॉन जीरो से दिखाते हैं। और सिग्मा हमारे पास जो होता है प्रत्येक प्लेट का, ये जो है सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस वाली प्लेट का भी सिग्मा होगा, इस वाली प्लेट का भी सिग्मा होगा। तो ये जो है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो सिग्मा यहाँ पर हमारे पास इन दोनों प्लेटों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम देखें, चूँकि हम इसके बारे में बता चुके हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ये होती है Q/A। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और उस पर चार्ज Q है। और तो यहाँ पर हमारे पास Q/A जो है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको हम एकांक आवेश पे आवेश की कुल मात्रा ही क्या कहलाती है, हमारी पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। तो इसमें हम देखें, इसलिए E1 इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लें सिग्मा की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा Q/एप्सिलॉन 0 × A। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये E1 जनरेट होता है, इसकी डायरेक्शन हम पहले बता चुके हैं। ये जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी प्लेट A से B की ओर होती है इसकी डायरेक्शन। तो ये E1 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा एयर मीडियम में। तो यहाँ पे हमारे पास मीडियम एयर था, तो तब हमने इसके लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली फील्ड करेंगे, तो पार्शियली फील्ड करने के लिए हम देखेंगे पार्शियली फील्ड पूर्णतः हमने उसमें फिल नहीं किया, तो उसको थोड़ा सा एक छोटे एग्जाम्पल से हम समझें। जैसे हमारे पास इस तरीके का एक कोई टैंक है जिसको हम वाटर टैंक कह सकते हैं। तो इसमें जो है वाटर टैंक है जिसकी गहराई हम देखें, ये D गहराई का वाटर टैंक है। तो इसकी जो गहराई हम ले लें D, जैसे हमने यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D दिखा रखी है, वैसे यहाँ पर जो है हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है, इसकी जो गहराई है वो भी क्या है, A है। तो यहाँ पे इस समय देखें, शुरुआत में हमारे पास इस टैंक में जो है एयर है, मीडियम हम समझे इस तरीके से मीडियम एयर है। लेकिन हम देखें जैसे ही इसमें जो एयर मीडियम, इस समय एयर मीडियम एयर है, तो जैसे हम इसको जो है एक टैप से हम इसमें जो है टैप को जैसे ऑन करेंगे, तो यहाँ पर जो है पानी इसमें जो है भरना शुरू होगा, इसमें फिल होगा टैंक में। तो पानी जैसे ही फिल होगा तो इसमें ये देखेंगे इस तरीके से जो पानी फिल हो रहा है, तो इसकी जो एयर है ये वाली एयर यहाँ से जो है क्या हो जाएगी, यहाँ से जो है रिमूव हो जाएगी, इस टैंक से बाहर निकल जाएगी और इस एरिया में जो है क्या आ जाएगा, ये वाटर आ जाएगा। तो ये वाला ये हमारे पास ये हमने जैसे इसमें लिया तो यहाँ पर इसका मीडियम चेंज हो गया। अब जो है मीडियम क्या आ गया, वाटर आ गया, वहाँ से एयर रिप्लेस हो गई। लेकिन आप देखेंगे अभी जो है यहाँ पर हमारे पास शेष जो है हमारे पास उसमें एयर है, जो हमारे पास बचा हुआ रीजन है, उस बचे हुए रीजन में अभी एयर बाकी है। तो इस एग्जांपल से हम देख रहे हैं इसमें वाटर जो एयर के यहाँ से एयर जो है बाहर इसकी जो है निकल जाती है, जो इसका मीडियम जो है चेंज हो गया, नीचे जो है वाटर है। लेकिन पूरा मीडियम इसमें हम देखें अभी फुली फिल ये टैंक नहीं हुआ, इसको हम पार्शियली फिल समझें। तो यहाँ पे पार्शियली फिल्ड में हमारे पास आप देखेंगे जो टैंक फिल हुआ है उसकी जो हम देखें वाटर लेवल जो नीचे, इसको हम T डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि जो है T डिस्टेंस तक इसका जो है वाटर इसमें फिल हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे अभी जो फुली फिल नहीं हुआ, अभी स्पेस जो है इसमें एयर का भी बाकी है, वायु वाला स्थान बाकी है। तो वो स्पेस देखें हम, तो वो स्पेस कितना हो जाएगा, D-T हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस एयर वाली डिस्टेंस D-T बचेगी। तो यहाँ पे हम उसी प्रकार से हम इसमें देखें तो हमने जो है एयर के रिप्लेस किया वाटर, जैसे हमने उसमें पानी भरा तो वहाँ से वाटर जो है एयर बाहर निकल के उसके स्थान पे वाटर आ गया, तो मीडियम हमारा चेंज हो जाता है। वैसे हम यहाँ पर जैसे हम इन दोनों प्लेटों के बीच A और B जो प्लेटें हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे तो उसकी एयर वहाँ से निकल जाएगी। अब जो है रीजन हमारे पास जो एयर वाला रीजन देखेंगे आप, तो ये वाला एरिया जो है इस वाले एरिया में जो है क्या होगी, सिर्फ एयर होगी, बाकी एरिया की जो है एयर यहाँ पर नहीं होगी। तो इस वाले एरिया में एयर होने वाली है, ये वाली जो एरिया इसमें जो है एयर है। तो इस रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगा। आप समझें इस चीज़ को कि इनके बीच जो प्लेटों के बीच जो एयर वाले स्पेस है उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमने एक जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, इसकी मोटाई हम जो है T ले लेते हैं, जैसे हमने वाटर के लिए यहाँ पे डिस्टेंस T दिखाया था, वैसे इसकी जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो D है। तो यहाँ पर हमारे पास जिसका जो है परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम K दिखाते हैं, तो K से हमने लिया है। तो यहाँ पे हम देखें कि हमें जो है अब
इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा और उससे हमारे उसके कैपेसिटेंस पे भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसको हम निकालेंगे कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास हम मीडियम देखें, अब हमारे पास एक मीडियम हमारे पास एयर है, इधर भी एयर है, बीच में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, फुली फिल नहीं है, ये पार्शियली फिल्ड है आंशिक रूप से। आप देखें अगर फुली फिल होगा तो उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे कि क्या कंडीशन होने वाली है। इस मीडियम में जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भीतर अलग होगा, और फिर एयर है तो उस एयर में तो सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो E1 हमारे पास एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें जो है इसके प्लेटों के भीतर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा। तो हमें जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने बताया था, जब किसी प्रावैद्युत पदार्थ को किसी जो है वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनका जो है पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पोलराइजेशन में हमने बताया था उनका जो प्रावैद्युत डाइलेक्ट्रिक जो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने देखा था कि उनके जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो जो है अपने स्थान से हट के जो है किधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। नेगेटिव चार्जेस उसके प्लेट पॉजिटिव की ओर डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ये सारे के सारे जो नेगेटिव होते हैं ये जो है प्लेट के जो है नेगेटिव जो है ये आ जाते हैं प्लेट के पॉजिटिव की ओर, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो प्लेट के नेगेटिव की ओर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका पोलराइजेशन के बारे में हम इसको पहले भी क्लियर कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भीतर जो है इंड्यूस, जिसको हम जो है पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसको डिनोट करते हैं, और उसकी डायरेक्शन जो है इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, और इसको हम किससे दिखाते हैं, EP से हम इसको दिखाते हैं। तो ये EP जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड EP, इसकी डायरेक्शन हम देखें E1 की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E1 की अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है इन पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो है मैग्नीट्यूड हम इसमें देखें तो इन दोनों प्लेटों के भीतर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी जो है तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वो कितना कम होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, E2 से हम उसको माने तो E2 इक्वल टू आ जाता है इसमें E1 माइनस EP। इस चीज़ को आप समझे, हम पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। जो EP जो है पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है B प्लेट से A प्लेट की ओर है। E1 की डायरेक्शन देखें हम, उसकी डायरेक्शन जो है प्लेट A से B की ओर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो E1 माइनस EP होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है E1 इज़ ग्रेटर देन E2। E1 की वैल्यू जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी E2 से, क्योंकि E2 तो माइनस हो रहा है EP में से। तो E1 की डायरेक्शन, तो यहाँ पे E1 की वैल्यू ज़्यादा है तो E1 की ही डायरेक्शन में जो E2 की डायरेक्शन होगी वो भी E1 की ही डायरेक्शन में होगी। तो उसको देखें तो हम बोलेंगे इसके भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है E2, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेट A से प्लेट B की ओर ही होगी। तो ये जो है मीडियम हमारे पास, हमने प्रावैद्युत पदार्थ लिया। प्रावैद्युत पदार्थ जो हमने लिया उसमें जो है उसके भीतर हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से हमने दिखाया। तो हमने जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इसमें रखा, अब हम जो है इसकी इस मीडियम में हम देखते हैं यहाँ पर हम अब जो है इसको जो है एप्सिलॉन 0 से ना डिनोट करके, प्रदर्शित न करके, हम इसको किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन R से दिखाते हैं। एप्सिलॉन R हमारे पास जो होता है, ये एप्सिलॉन R हमारा जो है क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 इंटू K होती है। ये हम इसको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये निर्वात में K जो है उसका परावर्तनांक है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन 0 इंटू K रखते हैं। तो निर्वात के लिए हमें पता है कि K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हम जो है जहाँ पर एप्सिलॉन 0 है वहाँ पे K रख देंगे। तो वहाँ पे हमारे पास इसके प्रावैद्युत के भीतर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो है इसका पता लग जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, हम जो अब मीडियम हमारे पास जो है क्या है, प्रावैद्युत, या जिसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो प्रावैद्युत के भीतर अब हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया है, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसको हम जो है E2 से डिनोट कर रहे हैं। तो इसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा E2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन, अब की बार जो है हमारे पास जो आएगा K इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, या एप्सिलॉन 0 इंटू K बोल लो। तो यहाँ पर हमने ये पहले भी निकाला था, ये सिग्मा इक्वल टू, यहाँ पे फिर हम पुनः जो है सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखेंगे, Q अपॉन A रखेंगे। तो इससे हम इसकी वैल्यू देखेंगे Q अपॉन A से, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख लें तो तब हमारे पास जो इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हमें प्राप्त होगा, उसका मान हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 इंटू A। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें
इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्राप्त होता है, इसको हम इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। तो हमने जो है एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, निर्वात में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 की वैल्यू निकाल ली। अब हमने जो है प्रावैद्युत पदार्थ के भीतर जो E2 हमने था उसके भीतर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लिया, उसकी वैल्यू Q/K/0 इंटू ए आएगा। यहाँ पे भी आप देख लें कि इसमें के क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो हम देखें यहाँ पर के को हम 1 मान लें तो ये K/0 ए ही हो रहा है निर्वात के लिए, क्योंकि के की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर और इन दोनों को हम इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास K/0 की जगह हमारे पास के की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे Q/K/0 इंटू ए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम किसी प्रावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो उसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने जो है के की वैल्यू रखी, तो यहाँ पर इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E2 की वैल्यू जो होती है क्या होती है, कम हो जाती है। तो परावैद्युत के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती है, निर्वात में ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आप देख रहे हो के का डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे के का डिवाइड नहीं हो रहा था। तो डिवाइड होने से उसकी E2 की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो E1 इज़ ग्रेटर देन E2, हम इसको भी क्लियर कर चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने परावैद्युत के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास इन दोनों प्लेटों के बीच हम देखें, यहाँ पर हमारे पास दो प्लेटें हमारे पास हमने ली है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच जब हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो विभवांतर यहाँ पर हम इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है उसको अगर हम कैपिटल V से दिखाएं, इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एयर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा एयर वाले रीजन में, और जो है इसके डाइलेक्ट्रिक के भीतर जो है इस जो है रीजन में जो है पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो यहाँ पे हम देखें इसका जो वैद्युत प्लेटों के बीच जो वैद्युत विभवांतर आ जाएगा, तो वहाँ कि यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो यहाँ पे हमारे पास जो वायु वाला रीजन है उसके लिए अगर हम विभवांतर निकालें तो उसको हम V1 से दिखाएं। तो वायु वाले रीजन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, E1 था। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा E1 इनटू डिस्टेंस देखें तो एयर वाली डिस्टेंस मैंने बताया था D-T, जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे कि एयर वाला रीजन कितना बच गया T, अगर उसमें वाटर हो गया तो D-T। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो ये टोटल डिस्टेंस D है, यहाँ पे T है। तो ये वाली एयर वाली डिस्टेंस जो होगी, ये वाली डिस्टेंस को अगर हम चेक करें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आने वाली है, D-T आने वाली है। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा D-T, V1 बराबर आ जाएगा E इंटू D-T। इसी प्रकार से हम जो है माध्यम परावैद्युत V2 है उसमें अगर हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे जो है E2 इंटू जो है क्या आ जाएगा, इसकी जो है डिस्टेंस कितनी है T है। तो V बराबर E इंटू D से हम देखें तो ये वाला फार्मूला वहाँ पे हमारे पास लग रहा है। तो V1 बराबर E1 इंटू D-T और V2 इक्वल टू आ जाएगा E2 इंटू T। परिणामी विभवांतर अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेटों के बीच जो टोटल V हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस V2, क्योंकि ये हम जानते हैं कि वैद्युत विभव जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इनको हम सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं। तो V1 प्लस V2, यहाँ पे हमारे पास V1 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें तो E1 इंटू D ब्रैकेट में D-T प्लस V2 की वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा E2 इंटू T। अब इक्वेशन फर्स्ट समीकरण हम 1 और 2 से इसमें इसकी वैल्यू रख लें। ये आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो हम यहाँ पे बता रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि पेपर में आप शॉर्ट तरीके से नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा इसमें लिख के भी आपको बताना होता है कि किस तरीके से आप इसको डेरिवेट कर रहे हैं। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें। तो E1 की वैल्यू हमारे पास आई थी Q/ε0 इंटू ए, ये हमने निकाली थी, और इसको ब्रैकेट में हम D-T को इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस E2 की वैल्यू यहाँ से हम इक्वेशन सेकंड से रखें तो इसकी वैल्यू हमने रखी थी Q/K/0 इंटू ए और ऊपर आ जाएगा इंटू T ऐसी रहेगा। तो यहाँ पे हमने E1 E2 की वैल्यू इक्वेशन में हमने रख दी। तो ये हमने V बराबर इन दोनों में आप देख रहे होंगे Q/ε0 इंटू ए, इस वाले पद में भी है और इसमें भी Q/ε0 इंटू ए दोनों में है। इन दोनों से हम इसको कॉमन ले लें, तो इन दोनों से अगर हम इनको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास इसको हम देखें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे Q/ε0 ए दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो पहले वाले पद से बचेगा ब्रैकेट में D-T, पहले वाले उससे बच रहा है पद से, दूसरे वाले से बचेगा
ऊपर जो है देखेंगे ऊपर वाले न्यूमिनेटर में टी बचेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास के बच रहा है, तो टी अपॉन के। तो इस प्रकार से ये v की वैल्यू आ जाती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस तरीके से इसको समझे तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करें तो डी माइनस टी के नीचे हम रीजन में 1 मान लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे के टी वाले जो मोटाई का परावैद्युत है उसका परावैद्युतांक के है, डी माइनस टू एयर के लिए कितना होता है, के की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो डी माइनस टी अपॉन 1, इसलिए जो है डी माइनस टी के अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम, तो इसको जो इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच हमने अब निकाल लिया है। अब आप जानते हैं कि जो है उसकी धारिता को हम किस प्रकार से निकालते सकते हैं। तो हमारे पास जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी जो कैपेसिटर हम उसको जो है कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो उसका जो कैपेसिटेंस आता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उस कैपेसिटेंस को हमें पता है कि C इजकल टू होता है Q अपॉन V। C इजकल टू हमारे पास आता है Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V से, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख लें Q अपॉन V से C, तो C इजकल टू हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली, यहाँ पे हम देख लें पीछे उसमें, तो यहाँ पर हमने जो इसकी वैल्यू निकाली थी ये वाली जो वैल्यू हम यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू हम इसमें रखने वाले हैं। तो ये वाला जो हमारे पास है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस के, तो इसको हम यहाँ पे रखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए और ब्रैकेट में हमारे पास था डी माइनस टी एक ब्रैकेट में प्लस टी अपॉन के। ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास इस रीजन में ये बचता है। तो यहाँ पे आप देखें इसका कैपेसिटेंस Q से Q कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर के Q से, ये यहाँ पर ये एप्सिलॉन 0 इसको हम ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये जो है इसकी C की जो वैल्यू आने वाली है ये आ जाएगी एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन में देखें तो यहाँ अपॉन में हमारे पास ये बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है उसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने ये कैपेसिटेंस निकाला, तो इस तरीके से ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने C बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी माइनस टी हमारे पास एयर के लिए, तो उसका कैपेसिटेंस जो है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस का हमने व्यंजक निकाला। तो इस तरीके से आप पेपर में इसमें जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे। जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा तो आप देखेंगे कि जो है इसका कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है डी माइनस टी, तो एयर के लिए टी प्लस टी अपॉन के, तो ये हमारे पास इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आता है। इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में अब हम सीखें जो परीक्षा में एग्ज़ाम में आपको जो है या कंपटीशन में इसमें आपके कई सारे पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं कि जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर अलग अलग कंडीशंस क्या है, उन कंडीशंस के बारे में हम समझें। तो यहाँ पर हमारे पास हम देखें इसमें विशेष स्थितियाँ जो स्पेशल कंडीशंस है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास इस तरीके से आती है जिसमें हमारे पास यहाँ पर आप देखें जो ये परावैद्युत है फुल्ली फिल्ड है, पार्शियल जो प्लेट हम कह रहे थे कि जो है दोनों प्लेट ए और बी हैं, इन ए और बी के बीच जो प्लेट हैं इन दोनों प्लेटों के बीच ये फुल्ली फिल्ड है, माने पूर्ण रूप से जब भरा हो तो उसके परावैद्युतांक उसके जो है कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास जब हम परावैद्युत पूर्ण रूप से भरा हो तो T इजकल टू डी या D इजकल टू टी, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टी हो जाएगा वो D के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो वहाँ पे हम जो है T की वैल्यू देखें तो T और D, यहाँ पर आप देख रहे हैं T और D जो है दोनों इक्वल हैं, तो दोनों डिस्टेंस T और D इक्वल। तो उस इक्वेशन में हम जो हमने कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन उसमें हमने निकाली, हमने जो है इसके जो व्यंजक निकाला क्यू सी बराबर हमने एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन हमने निकाल दिया था डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमने इसमें निकाला था। तो यहाँ पर अगर हम इसको जो है यहाँ पर हम जो है इसकी टी की जगह अगर हम डी रख लें तो उसके कैपेसिटेंस पे देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर हम सी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी माइनस टी की जगह हम डी रख दें प्लस टी अपॉन के। तो यहाँ पर आप देखेंगे D से D, यहाँ पर ये D माइनस डी 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा T
अपॉन वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जो है टी की वैल्यू यहाँ पे हमें डी रखना था, तो यहाँ पे हमने जो है डी माइनस टी की जगह हमने डी रखा, प्लस डी अपॉन के हो जाएगा, टी अपॉन के की जगह डी अपॉन के हो जाएगा। यहाँ पे हम डी से डी माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा तो के एप्सिलॉन जीरो और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये बचेगा डी। तो सी बराबर हमारे पास ये जो फार्मूला बच रहा है, सी बराबर के एप्सिलॉन जीरो इंटू ए अपॉन डी। तो ये हम ये पहले भी निकाल सके कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच पूर्णतः जो है प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता क्या होती है, सी बराबर के एप्सिलॉन जीरो इंटू ए। इसको हम पहले भी निकाल चुके हैं, वहाँ पे हम बताया था कि सी प्रोपोर्शनल ए होता है। इससे पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं, उनके प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके प्रावैद्युतांक के जितना जो है प्रावैद्युत पदार्थ भरा तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, सी प्रोपोर्शनल के होता है। सी प्रोपोर्शनल 1/d होता है, जो हम इसकी डेफिनेशन भी बताते हैं, डी कम होना चाहिए, इसलिए सी अधिक होगा तो किसी संधारित्र की धारिता कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए डी की वैल्यू हमें कम करना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने निकाला था कि जो है उसमें जो है उसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हमने जो है पूर्ण रूप से कैपेसिटर जो है पूर्ण रूप से प्रावैद्युत पदार्थ भरा तो उसके प्रावैद्युतांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरी कंडीशन देखें, अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन में जो आता है, इसमें दूसरी कंडीशन में क्या है, प्लेटें यहाँ पर हटा दी गई हैं, तो आप देखेंगे पूरे रीजन में हमारे पास इस वाले रीजन में एयर है, निर्वात है। तो यहाँ पे आप देखें निर्वात है हमारे पास, तो यहाँ पे जो है टी इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। टी इजकल टू जीरो हो जाएगा निर्वात के लिए, और के इजकल टू हमें पता है कि जो है कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अब हम देखें इस वाली इक्वेशन में सी इजकल टू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के में इसकी वैल्यू रखें। तो यहाँ पर आप देखें हम एप्सिलॉन जीरो इंटू ए अपॉन में आ जाएगा डी माइनस टी की जगह हमारे पास जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो अपॉन के की वैल्यू 1 रखें। तो यहाँ पे आप देखें जीरो अपॉन 1 जीरो ही होने वाला, जीरो। तो यहाँ पर जो सी की वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास बचती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निर्वात में, उसकी जो वैल्यू आती है एप्सिलॉन जीरो इंटू ए अपॉन डी। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो है ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आता है जब उन दोनों प्लेटों के बीच निर्वात हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन जीरो इंटू ए अपॉन डी। तो ये हम इस तरीके से निकालते हैं निर्वात में। यहाँ पे देख रहे होंगे के आ रहा है, इस वाले में के नहीं है, यहाँ पे के की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से भी आप समझे, तो यहाँ पे मीडियम एयर है तो इसलिए जो है यहाँ पे के नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो है के की जगह 1 आ रहा है, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो इंटू ए अपॉन डी आएगा। तो इस तरीके से आप इसको कंडीशन को समझेंगे। अगर इन प्लेटों के बीच में एयर है तो तब उसके जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी कंडीशन हम इसमें देख लें। तीसरी कंडीशन में अगर हमारे पास यहाँ पर हम समझें कि जो अब हमारे पास जो है ये मीडियम, अब यहाँ पर जो है प्रावैद्युत पदार्थ के स्थान पे हमने कोई कंडक्टर रख दिया, धातु चालक अगर हम रख दें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी कंडीशन में हम इसमें देखें जो हमारे पास जो है हम इसको समझ भी रहे थे कि जो है तीसरे कंडीशन में हमारे पास तीसरे जो हो जाएगा, यहाँ पे अगर धातु चालक हमने रखा हुआ है तो कंडक्टर के लिए आपको ध्यान रखना है, धातुओं के लिए हमने बताया था जो प्रावैद्युतांक होता है के की वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू हम इसमें अनंत रखेंगे, तब उस पर जो है धातु चालकों का जो है के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तब उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने जो है किसी धातु चालक को रख दिया तो एप्सिलॉन जीरो इंटू ए अपॉन, यहाँ पर हमारे पास देखें एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के की जगह इन्फिनिटी रखेंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी या टी अपॉन इन्फिनिटी हम जानते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके कैपेसिटेंस के प्रभाव पड़ेगा सी बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन जीरो इंटू ए अपॉन में आ जाएगा इसका मान डी माइनस टी। तो यहाँ पर हमारे पास ये डी माइनस टी आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी डी माइनस टी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझेंगे जो कैपेसिटेंस होगा सी बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू ए अपॉन डी माइनस टी। हमें कंडक्टर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, कंडक्टर के जो भीतर होता है वहाँ पर हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र कंडक्टर के भीतर जो हम देखें, कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जो है पूरा का पूरा आवेश इसके सतह पर
वितरित होता है, इसके भीतर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर चुके हैं। तो इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ एयर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एयर वाला एरिया जो हमने बताया था उसकी जो डी माइनस टी एरिया में एयर थी, इसलिए जो है इसमें सिर्फ डी माइनस टी आया, के वाली वैल्यू नहीं आया। तो सी इक्वल टू क्या आता है, एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी माइनस टी। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पे अगर हम कोई कंडक्टर अगर हम रख दें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम पूर्ण रूप से उसको भर दें परावैद्युत को तब उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर हमने जो है पूरे रीजन में जो है प्लेटों के बीच एयर रखी है तब उसके जो है कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 कंडीशन हमने पढ़ी, और कंपटीशन के हिसाब से एक और कंडीशन जो है पूछी जाती है, उसको हम समझेंगे। अगर हमने जो है अभी तो हमने के परावैद्युत की अगर हमने जो है डाइलेक्ट्रिक हमने उसके बीच रखा था प्लेटों के बीच, अगर हम अलग अलग थिकनेस की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्लेटें अगर हम इसको जो है पैरेलल प्लेट के पैरेलल में ही अगर हम उन प्लेटों को रखें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पर हम देखें कि जो उसकी जो प्लेटें थी इस तरीके से अगर हम देखें, 3 हमने इस समय दिखा रखी K1 K2 K3 परावैद्युतांक की। तो 3 यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेटें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो 3 परावैद्युत पट्टिकाएँ हैं, स्लैब हैं। तो वहाँ पर हम इस कंडीशन को समझें, इसको हम 4th से दिखाएं कि जो है T1 T2 T3 थिकनेस की 3 परावैद्युतांक K1 K2 K3 हैं। सॉरी यहाँ पे K2 दिखा रखा, तो इसको हम इसको क्या कर लेंगे, K3 ले लेंगे। ये हमारे पास ये K3 है, तो ये K1 K2 K3 परावैद्युतांक की 3 पैरेलल प्लेटें हैं हमारे पास। ये हमने जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इसी रीजन में जो है इन्हीं के पैरेलल में हमने जो है रख दिया। तो अब इसमें एयर वाला स्पेस कहीं पर भी नहीं है। अब हम जो है इसका इलेक्ट्रिक हमें जो है यहाँ पे अगर हमें निकालना हो तो कैपेसिटेंस हम निकालें तो C बराबर तब हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये आ जाता है यहाँ पे डी माइनस टी। टी की जगह अगर हमारे पास देखो अब हम क्या करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, और भी होंगे T4 T5, इस तरीके से अगर हम कर लें तो यहाँ पे अगर ज़्यादा अलग अलग थिकनेस की और भी डाइलेक्ट्रिक है तब हम T1 प्लस T2 प्लस T3 कर लेंगे। तभी हम 3 प्लेटें हमने मान के चलिए तो T1 प्लस T2 प्लस T3 कर लेंगे। तो 3 हमारे पास ये पट्टिकाएँ हैं, स्लैब हैं, जिनको हम T1 T2 T3 थिकनेस से दिखा रहे हैं। तो D माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 आ जाएगा, प्लस T अपॉन K था तो ये हो जाएगा T1 अपॉन K1। ये हमारे पास पहले प्लेट के लिए जो है हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे T1 अपॉन K1। दूसरी प्लेट के लिए हमारे पास हो जाएगा T2 अपॉन K2, और तीसरी प्लेट के लिए आ जाएगा T3 अपॉन K3। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर हम देखें इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा जब इस तरीके के हम 3 स्लैब्स इसमें रख देंगे। यहाँ पे आप देखें T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो रही है T1 प्लस T2 प्लस T3 जोड़े तो ये आप देखेंगे टोटल D के इक्वल हो रही है, तीनों D के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इन T1 प्लस T2 प्लस T3 की जगह क्या रख सकते हैं, D रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम D रख दें तब इसकी जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन में यहाँ पे D माइनस T1 प्लस T2 की जगह D रख लेंगे, और ये हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो इस तरीके से हम देखें D माइनस D ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कैपेसिटेंस अब हमारे पास जो बचेगा C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन में आ जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो ये हमने जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला जब इस तरीके के हमारे पास K1 K2 कंपटीशन में भी आते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है। इस तरीके से आपको वैल्यू दे दी जाएगी K1 K2 K3 थिकनेस दे देगी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरीके की हमने जो है प्लेटें रख दी हैं तो तब हमारे उसमें जो है इस तरीके से तब उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारे पास जो हमने C बराबर निकाला उसमें C बराबर हमारे पास आ गया एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन
K3। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जैसे इजी करने के लिए इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमारे पास इन्होंने जो है, अगर ये जो है कहेगा कि जो है इनकी जो थिकनेस है इक्वल थिकनेस है, इक्वल थिकनेस अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से रहे कि समान मोटाई की जो है K1 K2 K3 के ये जो है n पट्टियाँ हैं, या हमारे पास हम इस तरीके से इसको मान सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएगा आपके पास, पट्टियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, इनको हम प्लेट्स इस तरीके से दिखाएं कि यहाँ पर जो है इक्वल थिकनेस की n पट्टियाँ अगर ये रखी हुई हैं, इसी तरीके से और भी रखी हुई हैं K1 जिनके परावर्तनांक K1 K2 K3 तो इक्वल थिकनेस की हमारे पास n पट्टियाँ हैं K1 K2 K3 डैश Kn तक हैं, इस तरीके से जिनकी इक्वल जो है थिकनेस जो है इक्वल है। तो तब हम उस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि जो है हमारे पास जो है हम इनके जो प्रत्येक प्लेट कि हमारे पास जो n पट्टियाँ हैं, तो प्रत्येक प्लेट की जो थिकनेस T इक्वल टू आ जाएगा, वो आ जाएगा D/n। तो T बराबर क्या हो जाएगा, D/n। यहाँ पर हम जो है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है चाहे हम जो है T बराबर यानी जो है प्रत्येक प्लेट के लिए चाहे हम T1 लें, चाहे T2 लें, चाहे T3 लें, तो सबकी वैल्यू जो है क्या आने वाली है, D/n आने वाली है। ये आप ध्यान रखना है कि जो है प्रत्येक, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास D है और प्रत्येक को इक्वल हम n डिस्टेंस में अगर हम टोटली हम प्रत्येक को n से डिवाइड कर दें तो एक प्लेट का जो है थिकनेस आ जाएगी। तो D/n, ये आपको ध्यान रखना है, D/n प्रत्येक प्लेट की, यानी T1 की जगह D/n। तो इस वाले इक्वेशन में हम जो है C की वैल्यू तब हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो C बराबर आ जाएगा, तब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो है एप्सिलॉन 0 इंटू A/T1 की जगह हम D/n रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास और ये हो जाएगा D/n और बटे में आ जाएगा K1 प्लस D2 की जगह भी D/n, इसकी बटे में आ जाएगा K2 प्लस फिर D3 की जगह भी T3 की जगह भी हमारे पास ये जो आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी D/n, अपॉन में आ जाएगा K3 प्लस सोन, इस तरीके से जो है इसकी सारी वैल्यू आएंगी। तो D/n देखेंगे सब में कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लें और n जो है ये जो है ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा n एप्सिलॉन 0 इंटू A/, ये आ जाएगा D ब्रैकेट में 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस डैश 1/Kn तक, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, C बराबर आ जाएगा, C बराबर n एप्सिलॉन 0 इंटू A/D ब्रैकेट में T 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ये क्लियर आपको हो रहा होगा। D/n हम यहाँ से सब में से कॉमन ले लेंगे, D/n इसमें भी D/n, तो D/n तो ये 1/K1 बचने वाला है, ये 1/K2 प्लस 1/K3 1/Kn बचेगा। तो D/n से n को हम ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास n जो ऊपर आ जाएगा तो D/n में रहेगा, तो ये जो है n एप्सिलॉन 0 इंटू A/D ब्रैकेट में आ जाएगा 1/K1 प्लस K2 प्लस K3। तो इसको आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हमारे पास केवल 2 पट्टियाँ हमारे पास अगर क्वेश्चन में आती है कि इस तरीके से K1 K2 की अगर 2 हों और समान थिकनेस की हो, तो तब हम ध्यान रखेंगे n की वैल्यू जो है इक्वल हमारे पास कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू जितनी पट्टियाँ हो ना n हमारे पास टोटल जो है स्लैब्स थी, तो टोटल स्लैब्स अगर 2 है तो तब हम उसको 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 एप्सिलॉन 0 इंटू A/, आप देखेंगे D, और तब ये आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। ये हमारे पास न्यूमेरिकल में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से C की वैल्यू तब हमारे पास 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ब्रैकेट में जो है हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो C बराबर 2 एप्सिलॉन 0 इंटू A/D ब्रैकेट में 1/K1 प्लस 1/K2। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट में हम जो है कंडीशन में जो है किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे कंडीशंस आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। आपको ये सारे
क्लियर हो पाए होंगी। जितने भी इन पे जो है कंडीशंस लगाई गई हैं, कोई भी कंडीशंस आपको पूछी जाएं, आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज के जो टॉपिक में, आज के वीडियोज़ में आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, अभी तो हमने जो डाइलेक्ट्रिक रखा है ये हमने जो है सेम डायरेक्शन में, पैलेट के डायरेक्शन में रखा है। उसमें हमारे पास अगर हम इनको जो है सीरीज में रख दें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उन चीज़ों के बारे में और हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से और हम इसमें जो है समझ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।